4 अक्टूबर दिन शनिवार 2025 को गांव के ही कुछ लोग जो थे वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग उन्हीं में से मौलाना के लिए आवाज़ देते हैं, लेकिन मौलाना के कमरे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जब मौलाना के कमरे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो 2-4 लोग मौलाना के कमरे के गेट पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कमरे से खून बह रहा है। उस खून को देख करके वो लोग शोर मचाते हैं और शोर मचाने के बाद में वहाँ 2-4 लोग और भी पहुँच जाते हैं। फिर मौलाना के उस कमरे के गेट को जब खोला जाता है, वहाँ का जो मंजर होता है, जो दृश्य होता है, वो सभी को हैरान करके रख देता है। और यकीन मानिए उस दृश्य ने सभी के दिल जहन को झकझोर करके रख दिया, क्योंकि उस कमरे में जो लोगों ने देखा वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला था। क्योंकि उस कमरे में एक नहीं बल्कि 3-3 डेड बॉडियां पड़ी हुई थीं और उन्हीं डेड बॉडियों से खून बह करके कमरे से बाहर आ रहा था। ये दृश्य देख करके वहाँ के लोग जो होते हैं शोर शराबा करने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं और सभी के जहन में बस एक ही सवाल गूंजने लगता है कि आखिर ये कत्ल किया है तो किया किसने है? कौन है वो कातिल जिसने एक नहीं बल्कि 3 मर्डर किए हैं और वो किसी की नज़र में नहीं आ रहा है? आखिर क्या वजह रही होगी कि जो एक मौलाना की 2 बेटियों का कत्ल और एक बीबी का कत्ल किसी ने कर दिया और किसी को पता नहीं है? आखिर क्या वो मौलाना इसी का जिम्मेदार होता है या फिर कोई और इसमें साजिश होती है? ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। आज की जो घटना शुरू होती है ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर दोघाट थाना क्षेत्र के गंगनौली गांव में एक मस्जिद बनी होती है। साथियों, उस मस्जिद में एक इब्राहिम मुस्तफी नाम के एक मौलाना रहा करते थे। वो मस्जिद के ऊपर एक कमरा बना था, उस कमरे में अपनी 2 बेटियों के साथ में और बीबी के साथ रहते थे। लेकिन मौलाना का बस एक ही काम था कि वो गांव के बच्चों को पढ़ाया करते थे, बस यही उनका काम था। लेकिन हर रोज की भांति शनिवार 4 अक्टूबर 2025 के लिए गांव के लोग, स्थानीय जो लोग होते हैं, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और जाने के बाद में मौलाना के लिए आवाज़ लगाते हैं, लेकिन मौलाना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई आवाज़ें लगाई गई थी मौलाना के लिए, लेकिन मौलाना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तब उनमें से 2-4 लोग मौलाना जो ऊपर रहते थे ना मस्जिद के, वहाँ पर पहुँचते हैं और उन कमरों को जब देखते हैं तो उनसे खून बह रहा था। ये दृश्य देख करके वो लोग शोर शराबा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं कि आखिर नीचे जो लोग होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो, क्या वजह है? तब वो ऊपर से आवाज़ देते हैं कि मौलाना जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे के गेट से खून बह रहा है। ये बात सुनकर के वहाँ बहुत सारे लोग एकत्र हो जाते हैं और जब कमरे को खोला जाता है तो उस कमरे में एक नहीं बल्कि 53 मर्डर हुए थे, क्योंकि उसमें 2 बेटियां जो मौलाना की होती हैं, एक बीबी होती है, वो तीनों मरी हुई पड़ी होती हैं और जो लाशें पड़ी होती हैं वो खून से लथपथ होती हैं, उनसे खून बह रहा होता है और खून जो होता है कमरे से निकल करके बाहर की तरफ जा रहा होता है। बस ये दृश्य देख करके फिर तो वहाँ पर हंगामा शुरू हो जाता है। गाँव के बहुत सारे लोग एकत्र हो जाते हैं। गांव के लोग वहां पहुंच करके इधर उधर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। कुछ ही देर में वहां पर मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं स्थानीय पुलिस को सूचना दे देते हैं। मौकाए वारदात पर पुलिस भी मैं बल के साथ वहां पहुंच जाती है। पुलिस के जो बड़े बड़े आला अधिकारी होते हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब पुलिस जब वहां पहुंचती है तो लोग जो होते हैं हंगामा करने लगते हैं, शोर शराबा करने लगते हैं और उस अपराधी की गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं। पुलिस जो होती है वो सभी को वहां पर दिलासा देती है कि आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही मुजरिम के बारे में पता चलेगा हम मुजरिम को गिरफ्तार करके बहुत जल्दी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन लोग जो होते हैं पुलिस की बात सुनने के लिए राजी नहीं होते और जो डेड बॉडियां जो कमरे में पड़ी होती हैं पुलिस अपने कब्जे में करना चाहती है, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो उस डेड बॉडी को उठाने नहीं देती। पुलिस कहती है कि आप निश्चिंत रहिए, हम बहुत जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे।
फिर कुछ जो समझदार लोग होते हैं उनके द्वारा समझाया जाता है, सभी को शांत किया जाता है। कोई व्यक्ति जो होता है, मौलाना इब्राहिम उस समय घर पर नहीं होते हैं, उनके लिए कोई फ़ोन करता है और फ़ोन करके उन्हें बुलाया जाता है। और जैसे ही मौलाना इब्राहिम उस मस्जिद में प्रवेश करते हैं तो पुलिस जो होती है सबसे पहले कस्टडी में उसी मौलाना इब्राहिम को ले लेती है। और कस्टडी में लेने के बाद में पुलिस पूछती है कि मौलाना क्या ये कत्ल तुमने ही किया है, अपनी 2 बेटी और बीवी को तुमने ही मारा है? ये बात जब मौलाना सुनता है तो वो फूट फूट करके रोने लगता है, अपने मत्थे को पीटने लगता है और कहता है कि साहब मैंने नहीं मारा है। फिर पुलिस जो होती है उसे लेकर के मस्जिद के अंदर जाती है। अंदर जो सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगे होते हैं उनके लिए जब पुलिस चेक करती है तो वो सारे कैमरे खराब होते हैं। अब पुलिस का जो शक होता है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है उस मौलाना के ऊपर कि हो ना हो सारे कैमरे इसने खराब कर दिए हैं और ये ही मुजरिम हो सकता है। लेकिन जब बाहर आकर के पुलिस उस मौलाना को बाहर लेकर के आती है और आने के बाद में जो बाहर का जो कैमरा होता है उसे चेक करती है तो पुलिस देखती है कि शनिवार लगभग 12:30 बजे 2 लड़के मस्जिद के गेट पर टहल रहे थे और कुछ देर के बाद वो मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं। मौलाना बार बार ये सफाई देता है कि साहब मैंने ये कत्ल नहीं किया है, मैंने ये जुर्म नहीं किया है। पुलिस जब पूछताछ करती है, पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये मौलाना इसमें दोषी नहीं है तो पुलिस इसे छोड़ देती है। और फिर जो 2 लड़के उस गेट पर टहल रहे थे उन्हीं के लिए पुलिस उठाती है और उन्हें अपनी कस्टडी में लेकर के थाने लेकर के आती है। और थाने में जब उनसे पूछताछ की जाती है तो यकीन मानिए कि वो इतने छात्र लड़के थे कि पुलिस को काफ़ी देर तक तो वो इधर उधर बातों में घुमाते रहे, क्योंकि बच्चे जो थे नादान थे, नाबालिग थे। एक की उम्र 14 वर्ष की थी और एक की उम्र 15 वर्ष की थी। साथियों, पुलिस को काफ़ी देर वो दोनों बच्चे गुमराह करते रहते हैं। जब पुलिस शक्ति से जब पेश आती है तब वो कुछ देर के बाद में दोनों बच्चे टूट जाते हैं लड़के और वो अपना जुर्म जो होते हैं स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं कि हाँ हमने ही मौलाना इब्राहिम मुस्तफी के 2 बेटियों और बीवियों का कत्ल किया है। ये बात जब पुलिस सुनती है तो पुलिस दांतों तले उंगली दबा जाती है कि आखिर तुम्हारा क्या बैर था जो मासूम 2 बच्चियों का कत्ल और मौलाना की बीवी का कत्ल तुमने क्यों किया? क्या वजह रही थी इसके पीछे? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने? फिर वो लोग कहते हैं, वो दोनों लड़के कहते हैं, पुलिस को बताते हैं, बयान देते हैं, कहते हैं कि हम मौलाना इब्राहिम के यहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। शनिवार 9 बजे मौलाना इब्राहिम ने हमारे लिए बहुत मारा पीटा था और हर रोज की तरह शनिवार को भी मौलाना ने हमें पीटा था, सभी के सामने बेइज्जत किया था। और एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों से मैं लगातार देखता आ रहा हूं कि मौलाना इब्राहिम सभी के सामने हम लोगों को पीटता था, गाली गलौज देता था, हमारी बेइज्जती करता था। लेकिन इसी की रंजिश के चलते हमने सोचा कि मौलाना का तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो क्यों ना हम इसके परिवार से बदला लें। बस यही सोच करके हमें पता था मौलाना जो थे देवबंद चले गए थे। और जब हमने देखा कि मौलाना 10 बजे देवबंद चले गए हैं, इनके घर पर इनकी बीबी है, 2 बच्चे हैं मासूम, तब हम मौका पाकर के इनके कमरे में पहुंचे तो देखा कि दोनों बच्चियां बैठी हुई थी और इनकी बीबी बैठी हुई थी। वहीं हथौड़ा पड़ा था, उस हथौड़े से हमने तीनों के सर फोड़ दिए। उस हथौड़े से इनके सर पर वार किया, दोनों बच्चियों के सर पर वार किया, इसकी बीवी के सर पर वार किया। ये धराशायी होकर के गिर गए, इनके सर से खून बहने लगा। तो वहीं पर चाकू रखा हुआ था, उस चाकू से हमने तीनों की गर्दन काट दी, क्योंकि हमें ये शक था कि कहीं इस हथौड़े की चोट से ये बच ना जाए, इसलिए हमने इनका गला काट दिया, इससे कि जीवित ना बचें। पुलिस जब उनके बयानों को सुनती है तो दांतों तले उंगली दबा जाती है कि 14-15 साल के नाबालिग बच्चों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। एक रंजिश के चलते मौलाना के घर में एक नहीं बल्कि 3 मर्डर किए हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो फिर वहाँ नारेबाजी करने लगते हैं और उन्हें गिरफ्तार करते हैं। पुलिस जो होती है फिर सभी को बताती है कि इन्हीं 2 बच्चों ने मौलाना के बीवी बच्चों का कत्ल किया है। वहाँ के लोग ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों बच्चे तो
जब मौलाना की बीवी और बच्चों को जब बाहर निकाल रहे थे तो ये खड़े होकर के रो रहे थे, ये बहुत ज़्यादा आंसू बहा रहे थे कि हमारे मौलाना की बीवी का कत्ल किसने कर दिया है, और हर कार्य में ये हमारे साथ रहे थे। लेकिन पुलिस ने उनके स्टेटमेंट को नोट किया है। मौलाना से और भी ज़्यादा पूछताछ की गई कि तुम कहाँ गए हुए थे, तो मौलाना ने बताया कि हमारे मंत्री जो थे देवबंद में आए हुए थे, हम उनके स्वागत के लिए शनिवार 4 अक्टूबर 2025 को 10 बजे घर से चले गए थे, हमारे बीवी बच्चे कमरे पर रह गए थे। पुलिस ने सारे बयान नोट करने के बाद उन तीनों डेड बॉडियों को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उन दोनों नाबालिगों के खिलाफ 302 में मुकदमा दायर करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। आगे कोर्ट उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा ये तो भविष्य ही तय कर सकता है। साथियों, ये घटना सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो सच्ची घटना थी वो मैंने आपको बता दी। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो भी कहना चाहते हैं अपनी राय हमें इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम इसी प्रकार की कोई रियल घटना आपको लेकर के आते रहें, आपको जागरूक कराते रहें, सतर्क कराते रहें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई घटना के साथ में, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।